Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In the last video we have discussed about the transcription. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए से आरएनए बनता है. इन द लास्ट वीडियो वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेजेस. कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेजेस यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में काम करते हैं. वो जो चार्ट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चार्ट एज इट इज आपको याद होना चाहिए कि कौन सा पॉलीमरेज किस टाइप के आरएनए का फॉर्मेशन में involved है. In this video we will proceed the same topic and we will also discuss the mechanism of the transcription. So here the mechanism of transcription in prokaryotes. Prokaryotes में ही हम transcription के mechanism को पढ़ते हैं. अब यहाँ पे सबसे important बात क्या आती है कि जब prokaryotes होते हैं और उन prokaryotes में जब RNA बनता है तो RNA को बनाने में कोई भी 1, 2, 3 टाइप का पॉलीमरेज काम नहीं करता है. एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही होता है जो तीनों टाइप के आरएनए को बना देता है. राइट. तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि प्रोकैरियोट्स में केवल आरएनए पॉलीमरेज नाम का ही एंजाइम है. अभी जो आरएनए पॉलीमरेज है, इस आरएनए पॉलीमरेज को हम यहाँ पे एक नाम देते हैं कोर एंजाइम. इस आरएनए पॉलीमरेज को हम एक नाम देते हैं दैट इज कोर एंजाइम. एनसीईआरटी में दिस कोर वर्ड इज नॉट गिवन. एनसीईआरटी में ये कोर वर्ड गिवन नहीं है. तो आरएनए पॉलीमरेज को ही हम कोर एंजाइम बोलते हैं. और ये कोर एंजाइम जब सिग्मा फैक्टर के साथ बाइंड करता है तो ये बन जाता है होलो एंजाइम. तो आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम का फॉर्मेशन हो जाता है कोर से. कब होता है? जब यहाँ पे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करता है. किस में हम बात करें? प्रोकैरियोट्स में. प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 नहीं है. एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज ही यहाँ पे सारे काम वो फॉर्म करता है. अब यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज क्या है? एंजाइम है. आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है और ये एंजाइम किससे बना होगा? नेचुरली प्रोटीन से बना होगा, पॉलीपेप्टाइड से बना होगा. तो इस एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड की छोटी छोटी चेन होती हैं. 2 अल्फा चेन, बीटा डैश चेन एंड ओमेगा. इस तरीके से यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की छोटी छोटी चेन होती हैं और इस पॉलीपेप्टाइड की चेन से ये बनता है आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम. जब इसमें सिग्मा फैक्टर आके अटैच हो जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है और इस कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं आरएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम. राइट. तो कोर एंजाइम में जब सिग्मा फैक्टर अटैच होता है तो बनता है होलो एंजाइम. हम किसकी बात कर रहे हैं? हम आरएनए पॉलीमरेज की ही बात कर रहे हैं. आरएनए पॉलीमरेज में सिग्मा क्यों अटैच होता है इसको भी हम आगे डिटेल करेंगे. अब यहाँ पे जब ये होलो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है और या फिर ये कोर एंजाइम होता है इनिशियली, तो इसका फंक्शन क्या होता है? कोर एंजाइम का जो फंक्शन होता है दैट इज 5' to 3' पॉलीमराइजेशन. यानी कि डीएनए से आरएनए बनाने में जो चेन बनती है, जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बनती है, उसको बनाने का काम करता है ये कोर एंजाइम या आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम. क्लियर. सेकेंड, ये स्टार्ट करता है ट्रांसक्रिप्शन को. जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था तो डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए प्राइमेज नाम का एंजाइम आया था. यहाँ पे ऐसे कोई एडिशनल एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ती. ये आरएनए पॉलीमरेज खुद ही पॉलीमराइजेशन भी कर लेता है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट भी कराता है और इसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट काम करता है कि जब ये डीएनए से आरएनए बनता है तो यहाँ पे मेन काम क्या होता है? डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना. तो ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है. इट ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट. तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करना, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करना और पॉलीमराइजेशन करना, एक लंबी चेन बनाने का काम करता है आरएनए
पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के 3 फंक्शन, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि एक अकेला एंजाइम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, पॉलीमराइजेशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ब्रेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ जो सिग्मा फैक्टर है ये रिकॉग्नाइज करता है प्रोमोटर को। अब ये प्रोमोटर क्या है इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज प्रोमोटर, वी विल डिस्कस इट लेटर। नाउ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या चीज होती है। जब हम बात करते हैं कि ये डीएनए है और ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की अनवाइंडिंग होती है और इससे आरएनए बनता है। तो क्या पूरा डीएनए आरएनए बना लेता है? क्या पूरा डीएनए आरएनए बना लेता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी भी नहीं होता कि पूरा डीएनए अनवाइंड हो जाए और पूरा आरएनए उससे बन जाए। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट, एक छोटा सा पार्ट आरएनए बनाता है, ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, ट्रांसक्रिप्शन करता है और इसी छोटे से पार्ट को डीएनए के बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो मान लीजिए यहां से और यहां वाला पार्ट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है डीएनए का, ये ट्रांसक्रिप्शन परफॉर्म कर रहा है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो इस पूरी यूनिट को क्या बोलेंगे? इस पूरी यूनिट को बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो डीएनए में एक से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो सकती हैं और जो यूनिट आरएनए बनाने में इन्वॉल्व हो उसी यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो यूनिट किसकी है? डीएनए की। बना क्या रही है? आरएनए। तो आरएनए बनना डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जो आरएनए बना रहा है, ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है, वो छोटा सा टुकड़ा, वो छोटी सी यूनिट, छोटी सी सेगमेंट ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाती है। तो इसी को ही हमने यहाँ पे एनलार्ज कर लिया है, इसी यूनिट को हमने यहाँ पे एनलार्ज कर लिया है। और जब हम इस यूनिट को एनलार्ज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को जब हम एनलार्ज करते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें 3 पार्ट्स हैं, 3 रीजन्स है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर। प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, ये 3 पार्ट उसमें होते हैं और इसी पूरे यूनिट को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? यहाँ पे है प्रोमोटर, यहाँ पे है स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ पे है टर्मिनेटर। तो ये पूरी हो जाती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब हमें यहाँ पे प्रमोटर को और टर्मिनेटर को समझाना हो तो हम कैसे समझाएंगे? हमने क्या पढ़ा है कि डीएनए अनवाइंड होता है और डीएनए का एक ही स्ट्रैंड आरएनए के बनने में इन्वॉल्व है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए नहीं बनाते हैं, ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, केवल एक स्ट्रैंड ही आरएनए का फॉर्मेशन करता है। जो स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए बनाता है, जिसको आरएनए बनाने के लिए यूज किया जाता है, दैट स्ट्रैंड इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये जो स्ट्रैंड है जो आरएनए बनाएगा, स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको हम बोलते हैं एक और नाम से, दैट इज एंटी सेंस स्ट्रैंड। तो इसके सामने वाला ऑपोजिट क्या होगा? सेंस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो कि 3' to 5' रन करता है और यही बनाता है आरएनए। क्लियर? अब हम कैसे डिस्कस करेंगे कि प्रमोटर कहाँ पे है? प्रमोटर के बारे में अगर हम स्ट्रैंड के हिसाब से देखें तो कैसे बोलेंगे कि प्रमोटर टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3' एंड पे है, टेम्पलेट के 3' एंड पे है, प्रमोटर टेम्पलेट के 3' एंड पे है और कोडिंग के 5' एंड पे है, कोडिंग के 5' एंड पे है। क्लियर? प्रमोटर टेम्पलेट के 3' एंड पे है और कोडिंग के 5' एंड पे है। वहीं टर्मिनेटर यहाँ पे कोडिंग के 3' एंड पे है, कोडिंग के 3' एंड पे है और टेम्पलेट के 5' एंड पे है। टेम्पलेट के 5' एंड पे, कोडिंग के 3' एंड पे।
ये बात क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये तीनों हैं क्या? प्रमोटर, प्रमोटर की हमने लोकेशन देख ली एज टर्म्स ऑफ टेम्पलेट एंड द कोडिंग स्टैंड। प्रमोटर क्या है? प्रमोटर वो पार्ट है जहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, यहां पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये इनिशिएशन करेगा, शुरुआत करेगा ट्रांसक्रिप्शन की। बट प्रमोटर से कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ये एरिया कभी भी आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करेगा, नेवर एवर। जब यहां पे स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होगा तो ये वो रीजन होगा जो एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ये वो पार्ट होगा जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा, इसी से ही आरएनए का फॉर्मेशन होगा। टर्मिनेटर, टर्मिनेटर वो पार्ट होगा, वो रीजन होगा जहां पे ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। प्रमोटर से शुरू होगा बट वहां से आरएनए नहीं बनेगा, इनिशिएशन होगा क्योंकि यहीं से आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा। स्ट्रक्चरल वो पार्ट है जहां पे एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन होगा और टर्मिनेटर, नाम से पता चल रहा है टर्मिनेट होने वाला, रुक जाने वाला पार्ट, यहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक जाएगा। तो ये तीनों रीजन्स इंपॉर्टेंट है। इनकी लोकेशन कैसे समझ में हमें आना जरूरी है। लोकेशन जब हम देखते हैं तो प्रमोटर 3' एंड टेम्पलेट के, 5' एंड कोडिंग के, वहीं टर्मिनेटर, टर्मिनेटर 5' एंड टेम्पलेट, 3' एंड कोडिंग स्ट्रैंड के। क्लियर? अब यहां पे हम क्या देखते हैं, जब हम यहां पे देखते हैं कि जो प्रमोटर है, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, यहाँ पे प्रिपरेशन होती है कि किस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन होगा, किस तरीके से आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट से स्ट्रक्चरल साइट पे जाएगा, तो ये सारी तैयारियां हो जाती है। अब यहाँ पे जब प्रमोटर से स्ट्रक्चरल जीन की तरफ आरएनए पॉलीमरेज जाता है तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे आरएनए बनना शुरू हो जाता है, यानी कि प्रमोटर से जैसे ही स्ट्रक्चरल में एंटर करता है आरएनए पॉलीमरेज तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है एग्जैक्टली। तो जहां पे जिस पॉइंट से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को बोला जाता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने क्या देखा, स्ट्रक्चरल पार्ट से ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, यानी कि स्ट्रक्चरल जीन वो वाला पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है। प्रमोटर तैयारी के लिए है, केवल आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज जब यहाँ के बाइंड करता है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, केवल बाइंडिंग होती है। क्लियर है? तैयारी होती है। तो ये वाला जो पार्ट है वो है स्टार्टिंग पॉइंट। अब स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम बिफोर चलेंगे और स्टार्टिंग पॉइंट के जब हम आफ्टर चलेंगे, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम पहले चलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट के जब हम बाद में चलेंगे, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ पे गए हम, बिफोर गए, तो बिफोर वाला जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे अपस्ट्रीम और जो आफ्टर वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। आफ्टर वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। तो स्टार्टिंग पॉइंट से बिफोर वाला पार्ट अपस्ट्रीम, स्टार्टिंग पॉइंट से आफ्टर वाला पार्ट होगा डाउनस्ट्रीम। तो ये अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वर्ड आपको याद रहने चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के रेफरेंस को देते हुए प्रमोटर और टर्मिनेटर को डिफाइन करो तो कैसे करोगे? तो हमेशा ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हमेशा रेफरेंस जो है वो 3' को मान के ही चलते हैं, यानी कि कोडिंग स्टैंड में यहाँ पे अगर हम देखें तो रेफरेंस हम किसको मान के चलेंगे? अगर हम देखें यहाँ पे तो रेफरेंस हम मान के चलेंगे कोडिंग स्टैंड को। क्लियर है? कोडिंग स्टैंड का यहाँ पे रेफरेंस देंगे, बट यहाँ पे 3' एंड की प्रेफरेंस देना जरूरी है। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक इस पे कंबाइंड व्यू दिया कि जब भी हम प्रमोटर की बात करेंगे, जब भी हम किसकी बात करेंगे? प्रमोटर की बात करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे? प्रमोटर, प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट है? प्रमोटर कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे अपस्ट्रीम है। प्रमोटर कोडिंग स्टैंड के 5' एंड पे अपस्ट्रीम है। वहीं टर्मिनेटर, टर्मिनेटर कोडिंग स्टैंड के रेफरेंस देते हुए हम क्या बोलेंगे कि जो टर्मिनेटर है, टर्मिनेटर
कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे डाउनस्ट्रीम है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पे डाउनस्ट्रीम है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, और ये बात हमें ध्यान कब रहेगी, जब हमें पूरी लेबलिंग क्लियर होगी। हमें लेबलिंग क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर लिखना होगा, स्टार्टिंग पॉइंट लिखना होगा। स्टार्टिंग पॉइंट से पहले वाला रीजन अपस्ट्रीम, बाद वाला रीजन डाउनस्ट्रीम, 3' और 5' एंड हमें ध्यान रखना पड़ेगा। 3' का मतलब 3' to 5' यहाँ पे टेम्पलेट है, डीएनए का है जो आरएनए बनाएगा, और 5' to 3' कोडिंग या सेंस स्टैंड है, ये आरएनए नहीं बनाएगा। तो जब ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएंगी तो कभी भी कोई भी दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं आएगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे फील नहीं होगी, राइट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, कुछ टर्म्स में डिफरेंशिएट हमें करना यहाँ पे आना चाहिए। सबसे पहले जीन क्या होता है, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच फॉर्म आरएनए। जीन क्या है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है जो आरएनए बनाता है। कौन सा आरएनए बनाता है, तीनों टाइप के, आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। सारे आरएनए का फॉर्मेशन ये करता है। जब ये सारे आरएनए का फॉर्मेशन करता है तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व है, प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। तो हम क्या बोलेंगे, जीन इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट फॉर्म्स आरएनए, ऑल टाइप ऑफ आरएनए। तो जैसे अगर हम ये बोलें कि ये डीएनए है और डीएनए का ये छोटा छोटा पार्ट हम यहाँ बना दें, ये छोटा सा पार्ट हमने बनाया, यहाँ पे छोटा सा पार्ट हमने बनाया, यहाँ पे छोटा सा पार्ट हमने बना दिया। अब हमने क्या बोला, ये डीएनए के छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे सेगमेंट है। ये छोटे छोटे सेगमेंट क्या कर रहे हैं, ये आरएनए बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, आरएनए। ये भी क्या बना रहा है, आरएनए। ये भी क्या बना रहा है, आरएनए, यानी कि आरएनए के बनाने में इन्वॉल्व है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट हैं इनको हम जीन बोलेंगे। बट एनसीईआरटी ने क्या कहा है, एनसीईआरटी ने कहा है कि डीएनए का ऐसा पार्ट जो आरएनए या प्रोटीन नहीं बना रहा है, डीएनए का ऐसा छोटा पार्ट ना तो वो आरएनए बना रहा है, ना ही वो प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार है, उसके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बट वो जीन रेगुलेशन कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि डीएनए का छोटा सा पार्ट ना तो आरएनए बना रहा है ना प्रोटीन बना रहा है, बट ये जीन रेगुलेशन कर रहा है। इस छोटे से पार्ट को भी हम क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। सो द पार्ट ऑफ डीएनए विच डज नॉट फॉर्म आरएनए, आरएनए नहीं बना रहा है, बट इन्वॉल्व इन जीन रेगुलेशन ऑल्सो कॉल्ड जीन, जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व है। जीन रेगुलेशन की डिटेलिंग हम आगे करेंगे। जीन रेगुलेशन में इन्वॉल्व पार्ट डीएनए का जीन ही कहलाता है, आरएनए नहीं बना रहा, बट फिर भी क्या कहलाएगा, जीन, क्योंकि वो जीन रेगुलेशन में मदद कर रहा है। ऑल जीन्स आर डीएनए। अगर हम डीएनए की बात करें, अगर हम डीएनए की बात करें, उसमें हम बोले कि छोटा सा टुकड़ा है और ये छोटा सा टुकड़ा आरएनए बना रहा है, तो उस टुकड़े को हमने बोला जीन। तो छोटा है, यहाँ वाला टुकड़ा आरएनए बना रहा है, यहाँ वाला टुकड़ा आरएनए बना रहा है, यहाँ वाला टुकड़ा आरएनए बना रहा है। तो जो टुकड़ा आरएनए बना रहा है, जो पार्ट आरएनए बना रहा है, वो तो जीन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं ऑल जीन आर डीएनए? बिल्कुल, ऑल जीन आर डीएनए। बट क्या पूरा डीएनए जीन है? नहीं है, क्योंकि पूरा डीएनए आरएनए बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, पूरा डीएनए आरएनए बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस, ऑल जीन्स आर डीएनए बट ऑल डीएनएस आर नॉट जीन। क्लियर? नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट टर्म आती है सिस्ट्रॉन। What is cistron? The segment of DNA which have information of one polypeptide chain. सिस्ट्रॉन क्या होता है? सिस्ट्रॉन वो पार्ट है डीएनए का, सिस्ट्रॉन वो पार्ट है डीएनए का, मान लीजिए ये डीएनए है और ये वो छोटा सा पार्ट है डीएनए का जिसके पास इंफॉर्मेशन है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की। पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की मतलब यहाँ पे इसके पास इंफॉर्मेशन है प्रोटीन को बनाने की। तो ये छोटा सा पार्ट डीएनए का जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो क्या बना सके, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन बना सके, इस छोटे से पार्ट को हम क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। तो जीन और सिस्ट्रॉन टर्म हमें थरली आनी चाहिए। व्हाट इज जीन?
जीन क्या है? डीएनए का छोटा सा पार्ट जो आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है। 3 टाइप के आरएनए बना सकता है। क्या ये जरूरी है आरएनए जो बनाए वही जीन हो? ऐसा जरूरी नहीं है। डीएनए का वो पार्ट जो जीन रेगुलेशन करता है वो भी जीन ही कहलाता है। सिस्ट्रॉन, डीएनए का वो छोटा सा पार्ट जिसके पास इंफॉर्मेशन है पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की, जिसके पास इंफॉर्मेशन है कि वो प्रोटीन बना सके, उसको हम क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमें ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज सिस्ट्रॉन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से समझना है। ये है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसमें है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर, तीनों चीजें हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमें पता है कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से प्रमोटर की तरफ चलते हैं अपस्ट्रीम, प्रमोटर की तरफ हम कहां चलते हैं? अपस्ट्रीम। स्टार्टिंग पॉइंट से हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं और यहां पे हमें कितना नाइट्रोजन बेस पेयर्स छोड़ने हैं? यहां पे हमें प्रोकैरियोट्स में छोड़ने हैं 10 नाइट्रोजन बेसेस। तो हमने 10 नाइट्रोजन बेसेस यहां पे छोड़ दिए। तो हम कहां गए? पीछे की तरफ गए 10 नाइट्रोजन बेस पेयर को छोड़ के। और जब 10 नाइट्रोजन बेस पेयर्स के जब हम आगे जाते हैं तो वहां पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलती है जो सभी प्रोकैरियोट्स में होगी ही होगी, सभी प्रोकैरियोट्स में कंजर्व होगी। इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में 6 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं TATAAT। तो ये जो सीक्वेंस है जिसमें 6 नाइट्रोजन बेस पेयर होते हैं, इस सीक्वेंस को प्रोकैरियोट्स में बोला जाता है प्रिब्नोबॉक्स। इस सीक्वेंस को प्रोकैरियोट्स में बोला जाता है प्रिब्नोबॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी प्रोकैरियोट्स में, यानी कि कोई भी बैक्टीरिया आप निकालेंगे और वहां पे इस सीक्वेंस को देखेंगे तो सभी बैक्टीरियाज में कॉमनली ये सीक्वेंस मिलेगी ही मिलेगी। कौन से रीजन में, कौन से एरिया में मिलेगी? प्रमोटर में मिलेगी। कहां से? स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम अपस्ट्रीम जाएंगे तो कितने नाइट्रोजन बेसेस छोड़ने हैं? 10 नाइट्रोजन बेसेस छोड़ने हैं प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्या मिलेगा? प्रिब्नोबॉक्स। प्रिब्नोबॉक्स ऐसा नहीं है कोई कैपिंग या यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है। दिस इज अ सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेस पेयर। नाइट्रोजन बेस पेयर की सीक्वेंस है जिसमें 6 नाइट्रोजन बेसेस मौजूद है। 1 2 3 4 5 6 TATAAT। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और यही सीक्वेंस मिलती है सभी प्रोकैरियोट्स में। ये चेंज नहीं होती, कंजर्व होती है सभी प्रोकैरियोट्स में। और अगर याद रखना है तो P से प्रोकैरियोट्स और P से प्रिब्नोबॉक्स। तो प्रोकैरियोट में क्या होता है? प्रिब्नोबॉक्स। उसी तरीके से यूकैरियोट्स को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो यूकैरियोट्स में वही प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल जीन है और टर्मिनेटर, ये चीज सेम है। अब यूकैरियोट्स में भी स्टार्टिंग पॉइंट से, ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट से यहां पे जाना है, फिर से कहां जाना है? अपस्ट्रीम। स्टार्टिंग पॉइंट से अपस्ट्रीम जाना है। स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम अपस्ट्रीम जाते हैं तो यहां पे कितने नाइट्रोजन बेसेस छोड़ने हैं? 20। तो जब हम 20 नाइट्रोजन बेसेस पहले जाते हैं, बिफोर 20 नाइट्रोजन बेसेस जाते हैं, तो सभी यूकैरियोट्स में, हमारी बॉडी में भी एक सीक्वेंस कंजर्व रहती है और ये सीक्वेंस होती है 7 नाइट्रोजन बेस पेयर से बनी हुई और इस सीक्वेंस को बोला जाता है टाटा या हॉग्नेस बॉक्स। इस सीक्वेंस को बोला जाता है टाटा या हॉग्नेस बॉक्स। तो यूकैरियोट्स में 7 नाइट्रोजन बेस पेयर की एक सीक्वेंस होती है, सभी यूकैरियोट्स में मिलती है। क्या बोला जाता है? टाटा या हॉग्नेस बॉक्स। कितने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने बेस पेयर पहले मिलती है? 20 बेस पेयर, यानी कि 20 बेस पेयर बिफोर स्टार्टिंग पॉइंट इन यूकैरियोट्स और 10 बेस पेयर बिफोर इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में
6 नाइट्रोजन बेस की होती है और यहाँ पे 7 नाइट्रोजन बेस की होती है। तो सीक्वेंस क्या हो सकती है? TA TA TAT TA TA TAT या फिर TATA AAA। तो टाटा इसमें कॉमन वर्ड आ रहा है दोनों में, टाटा, तो इसको हम क्या कहते हैं? टाटा और हॉगनेस बॉक्स, राइट। तो इस तरीके से केवल यही अंतर होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। अब हमें एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म देखना है कि एग्जैक्टली ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, वो समझना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म है ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड है। इनिशिएशन यानी कि शुरुआत करना ट्रांसक्रिप्शन की, दूसरा इलोंगेशन यानी कि चेन का बनना, चेन का लंबा होना, इलोंगेट होना, और तीसरा चेन का रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, 3 स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे क्योंकि प्रोकैरियोट्स से ही हम सारी चीजें अभी तक डिफाइन करते आ रहे हैं। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये भी हम प्रोकैरियोट्स में ही पढ़ेंगे। अब बहुत ध्यान से समझना है, ये है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ये है प्रोमोटर, ये है स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ पे प्रेजेंट है टर्मिनेटर। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर प्रेजेंट है। अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रमोटर में क्या प्रेजेंट है? प्रिब्नोबॉक्स प्रेजेंट है। प्रमोटर में क्या प्रेजेंट है? प्रिब्नोबॉक्स प्रेजेंट है। जो अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोट्स में प्रिब्नोबॉक्स होता है जिसमें 6 नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो 6 नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, TA TA AT। क्लियर? अब हमने क्या देखा कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करना है, शुरू करना है। तो शुरू करने के लिए RNA पॉलीमरेज आता है और ये जो RNA पॉलीमरेज है इसके साथ यहाँ पे सिग्मा फैक्टर भी है। तो RNA पॉलीमरेज के साथ सिग्मा फैक्टर, हमने क्या पढ़ा था कि कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर होलो एंजाइम बनता है। तो ये वही होलो एंजाइम है, RNA पॉलीमरेज होलो एंजाइम, जिसके पास क्या है? सिग्मा फैक्टर है। तो RNA पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर आता है तो ये जो सिग्मा फैक्टर है इसका काम है कि इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में, इस DNA में प्रमोटर को पहचानना। सिग्मा का काम है, इस सिग्मा का काम है कि इस DNA में प्रमोटर को पहचानना। तो ये प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। इट रिकॉग्नाइजेस, द सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइजेस द प्रमोटर साइट ऑन द DNA। ये DNA से तो RNA बनेगा, तो DNA के प्रमोटर साइट को ये पहचानता है, रिकॉग्नाइज करता है। और जैसे ही ये रिकॉग्नाइज करता है तो ये RNA पॉलीमरेज प्रमोटर से बाइंड हो जाता है, क्योंकि बाइंड होने से पहले रिकॉग्निशन जरूरी है। अगर कहीं भी बाइंड हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के लिए प्रॉपर साइट पे बाइंड होना जरूरी है RNA पॉलीमरेज का। तो प्रॉपर साइट जहां से ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होनी है, उसका इनिशिएशन होना है, वो है प्रमोटर रीजन, प्रमोटर साइट। तो प्रमोटर साइट को पहचानता है सिग्मा और RNA पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड हो जाता है। येलो वाला क्या है? RNA पॉलीमरेज, ये बाइंड हो गया। अब यहाँ पे जब RNA पॉलीमरेज बाइंड हो गया तो यहाँ पे पहला स्टेप शुरू हो जाता है। दैट स्टेप इज नोन एज इनिशिएशन। इनिशिएशन हो गई, शुरुआत हो गई ट्रांसक्रिप्शन की। अब बहुत ध्यान से समझना, ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत हो गई। अब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत का मतलब है कि RNA पॉलीमरेज ने ऐसा क्या किया जो यहाँ पे शुरुआत हम कहेंगे, इनिशिएशन कहेंगे। यहाँ पे जो प्रिब्नोबॉक्स है, यहाँ पे ये जो प्रिब्नोबॉक्स है, इस प्रिब्नोबॉक्स में जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, A के सामने T, T के सामने A है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट है प्रिब्नोबॉक्स में। अब यहाँ पे प्रमोटर के प्रिब्नोबॉक्स में जब कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं तो नेचुरली इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे RNA पॉलीमरेज क्या करता है? RNA पॉलीमरेज इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। क्या पढ़ रहे हैं हम? ये DNA से तो RNA बनेगा, तो DNA में जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा।
हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते तोड़ते ये प्रमोटर के प्रिब्नो बॉक्स में जो भी यहाँ पे बेस पेयर्स हैं उनके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ेगा, फिर आगे जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं या आगे भी जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं उनको भी ब्रेक करेगा और ये इस तरीके से आगे पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे अटैच हुआ और इस तरीके से ये आगे पहुंच गया। प्रमोटर में केवल एक ही काम होता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड को कौन तोड़ता है? आरएनए पॉलीमरेज तोड़ता है। ये हमें दिख भी रहा है, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, यानी कि यहाँ पे डीएनए की अनवाइंडिंग शुरू हो गई। हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना यानी कि डीएनए ओपन होना शुरू हो गया। ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने देखा कि ये आ चुका है स्टार्टिंग पॉइंट के पास, ये है स्टार्टिंग पॉइंट। प्रमोटर में आरएनए नहीं बनता है, प्रमोटर में आरएनए नहीं बनता, आरएनए बनता है स्ट्रक्चर में। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आ चुका है स्ट्रक्चरल जीन के पास। कहां पे आ चुका है? स्ट्रक्चरल जीन के पास। अब ये जब स्ट्रक्चरल जीन के पास आता है तो फिर से इसका काम क्या है? इसका काम है हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना। आरएनए पॉलीमरेज का सबसे पहला काम है डीएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उनको तोड़ना, डीएनए की अनवाइंडिंग करना। अब जब डीएनए की अनवाइंडिंग होगी तो नेचुरली दोनों स्ट्रैंड डीएनए के अलग होंगे, उसमें से केवल एक ही स्ट्रैंड आरएनए बनाएगा। उस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हम ये कह देते हैं कि ये वाला जो स्ट्रैंड है ये है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो स्ट्रैंड है यही स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है। यही स्ट्रैंड डीएनए का आरएनए बनाने में इन्वॉल्व है, यही स्ट्रैंड बना रहा है आरएनए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल रहे हैं, इसमें ये नाइट्रोजन बेसेस अलग हो गए, सी जी जी सी ए और टी अलग हो गए। अलग किसने किए? आरएनए पॉलीमरेज ने किए। कैसे किए? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के किए। अब ये अलग हो गए। अब जब ये अलग हो गए तो यहाँ पे क्या होगा? बहुत ध्यान से समझना। ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करके जब आरएनए बनाएगा तो आरएनए बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेगा? ये न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा। क्या अटैच करेगा? न्यूक्लियोटाइड अटैच करेगा। तो जी के सामने क्या आएगा? सी, सी के सामने क्या आएगा? जी, ए के सामने क्या आएगा? यू। हमने आरएनए रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड हैं ये अकेले नहीं आते हैं, ये ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में आते हैं। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो भी ये किस फॉर्म में आएंगे? ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे। तो यहाँ पे सी शुगर और ट्राइफॉस्फेट के साथ आएगा, दिख रहा है हमें? यानी कि यहाँ पे ये किस फॉर्म में आएगा? ये आएगा साइटिडीन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। ये इस फॉर्म में ही आते हैं, ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही आएंगे। चाहे आप आरएनए बनाने का प्रोसेस समझे या डीएनए बनाने का प्रोसेस समझे, और चाहे डीएनए बने या आरएनए बने, ये हमेशा 5' to 3' एंड बनेगा, ये बात भी याद रखनी है। और जब भी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजन बेसेस आएंगे तो वो अकेले नहीं आएंगे, वो हमेशा ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे। जैसे हमने पढ़ा था उसमें डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी इस फॉर्म में आए थे, तो यहाँ पे भी ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे। और जब ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज इस पे एक्ट करेगा। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, जब इस न्यूक्लियोटाइड पे ये एक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोटाइड उसके लिए सबस्ट्रेट बन जाएगा, क्योंकि एंजाइम जिस पे काम करता है वो उसके लिए सबस्ट्रेट होगा, तो ये इसके लिए सबस्ट्रेट है। इसका मेन मोटो क्या है कि इन दोनों फॉस्फेट को अलग करना। ये दोनों फॉस्फेट को अलग कर देता है, जिसको हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट। पायरोफॉस्फेट। अब ये जो पायरोफॉस्फेट हैं ये अलग हो गए, और जब ये अलग हो जाते हैं तो फिर से ये दोबारा से ब्रेक होते हैं, यानी कि फॉस्फेट अलग हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। यही एनर्जी आरएनए के बनाने में काम में आती है, पॉलीमराइजेशन के काम में आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना। जी के सामने आएगा सी, सी अकेला नहीं आएगा, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। सी के सामने आएगा जी, जी अकेला नहीं आएगा, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। ए के सामने आएगा यू, ए के सामने आएगा यू, ये भी ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं
कि ये जो भी न्यूक्लियोटाइड आ रहे हैं ये किस फॉर्म में आएंगे, ये आएंगे ATP, GTP, CTP एंड UTP की फॉर्म में, यानी कि ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे। क्लियर है, किस फॉर्म में आएंगे, ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आएंगे, और जब ट्राइफॉस्फेट टूटेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। अब ये क्या बना, ये डीएनए का टेम्पलेट स्टैंड था, इस टेम्पलेट स्टैंड का कॉम्प्लीमेंट्री बना, और कॉम्प्लीमेंट्री जब बना तो ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये है आरएनए। जितना आरएनए बनता गया, ये आरएनए बन गया ब्लू कलर का, तो जितना आरएनए बनता जाएगा ये उतना आरएनए रिलीज होता जाएगा, ये जितना आरएनए बनता जाएगा उतना आरएनए यहाँ से रिलीज हो गया, ये रिलीज हो गया CGU, इसके कॉम्प्लीमेंट्री जितना आरएनए बना उतना रिलीज हो गया। अब जब आरएनए यहाँ पे रिलीज हो गया तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे जो सारा काम हो रहा है इस काम में केवल आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है, इस काम में किसकी जरूरत है, केवल आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत है। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है, सिग्मा फैक्टर का कोई काम नहीं है, क्योंकि आरएनए का बनना शुरू हो चुका है। प्रमोटर ने कोई भी आरएनए नहीं बनाया, जैसे ही स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हुआ वहां से आरएनए बनना शुरू हो गया। आरएनए के बनने में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग हुए, अलग होने में आरएनए पॉलीमरेज ने हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़े, और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ के न्यूक्लियोटाइड अटैच करने शुरू किए। न्यूक्लियोटाइड अकेले नहीं आ रहे हैं, वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में आ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे चेन भी आगे बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पे अब इलॉन्गेशन होगा। अब जब इलॉन्गेशन होना है तो यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है, ये जो सिग्मा फैक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है इसको रिमूव किया जाता है। तो यहाँ पे इलॉन्गेशन में क्या किया जाता है, सिग्मा फैक्टर को रिमूव किया जाता है। तो रिमूव सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर को हटाया जाता है। तो इलॉन्गेशन में सिग्मा फैक्टर का कोई रोल नहीं है। व्हाट इज इलॉन्गेशन? इलॉन्गेशन का सिंपल सा मतलब है कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, ये जो राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन है, इसको इलॉन्गेट करना, लंबा करना, जिससे आरएनए बन सके। अब जैसे जैसे राइबो न्यूक्लियोटाइड बनते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते जाएंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे अटैच होते जाएंगे, और इनके बीच में बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये हम शुरुआत में पढ़ चुके हैं कि जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, राइट। अब यहाँ पे हमने क्या समझा, हमने यहाँ पे एक बात समझी कि यहाँ पे प्रमोटर में जो प्रिग्नो बॉक्स था, जैसे जैसे इस प्रिग्नो बॉक्स के हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा, तो यहाँ पे जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ा तो इस यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे वो दोबारा से बन जाएंगे। यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहे हैं ये दोबारा से बनते जाएंगे, और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जाएगा और आरएनए को बनाता जाएगा। जितना आरएनए बनता जा रहा है उतना रिलीज होता जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है, जितना आरएनए बनता जा रहा है उतना रिलीज होता जा रहा है, और पीछे से ये डीएनए अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता जा रहा है। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ रहा है, पॉलीमराइजेशन कर रहा है, और पीछे से डीएनए अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दोबारा से डबल स्टैंडर्ड बन रहा है। दोबारा से क्या बन रहा है, डबल स्टैंडर्ड बन रहा है। हमें यहाँ दिख भी रहा है, आरएनए बनता जा रहा है, रिलीज होता जा रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि इलॉन्गेशन होता जा रहा है। हमने देखा कि यहाँ पे आरएनए छोटा था, यहाँ पे चेन लंबी हो गई, लंबा आरएनए बना, यानी कि इलॉन्गेशन यहाँ पे पूरा होता जा रहा है। साथ साथ में सिग्मा फैक्टर यहाँ पे रिमूव कर दिया गया है। अब यहाँ पे टर्मिनेशन, टर्मिनेशन में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही स्ट्रक्चरल जीन के पास तक आरएनए पॉलीमरेज रहता है तब तक आरएनए बनता है, तब तक आरएनए बनता है। जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन के पास जाता है, जैसे ही ये टर्मिनेटर रीजन के पास जाता है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होना बंद हो जाता है। आरएनए बाहर, जितना आरएनए बना है उतना आरएनए रिलीज हो जाता है। टर्मिनेशन का मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन रुक गया, टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया। आरएनए जितना बना उतना रिलीज हो गया, और डीएनए के जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे थे वो दोबारा से बन गए, यानी कि डीएनए दोबारा से डबल स्ट्रैंडेड हो गया।
डीएनए दोबारा से कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंडेड हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या देखा गया कि टर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर आके जुड़ता है, आरएनए पॉलीमरेज के साथ एक फैक्टर आके जुड़ता है। इस फैक्टर को कहा जाता है रो फैक्टर। जब ये रो फैक्टर आके जुड़ता है तो ये टर्मिनेशन कराता है। तो जब आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर आके जुड़ता है तो ये टर्मिनेशन करवाता है, तो ट्रांसक्रिप्शन होना बंद हो जाता है, ट्रांसक्रिप्शन रुक जाता है और जितना आरएनए बना है वो रिलीज हो जाता है। तो हमने क्या देखा, प्रोकैरियोट्स के केस में आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब सिग्मा फैक्टर था तो इनिशिएशन हुआ, सिग्मा फैक्टर ने प्रोमोटर साइट को पहचाना और आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करवा दिया, इनिशिएशन हो गया। चेन को लंबा करने में सिग्मा फैक्टर का कोई रूल नहीं है, सिग्मा फैक्टर को हटा दिया, केवल आरएनए पॉलीमरेज इलॉन्गेशन कर रहा है। और जब ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो चुका है, जब टर्मिनेशन करना है तो यहाँ पे रो फैक्टर आ गया। तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ जब रो फैक्टर आता है तो यहाँ पे टर्मिनेशन होता है, यानी कि प्रोकैरियोट्स में सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर की जरूरत होती है इनिशिएशन और टर्मिनेशन के लिए। वहीं यूकैरियोट्स में ऐसे कोई फैक्टर की जरूरत नहीं होती, वहां पे केवल यूकैरियोट्स में केवल क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं और ये सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स मिलके इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन कराते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो डीएनए है उसकी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है उसमें प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर होते हैं। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है, इनिशिएट करता है, शुरू करता है ट्रांसक्रिप्शन, बट वहां पे आरएनए नहीं बनता है, आरएनए मेनली बनता है स्ट्रक्चरल यूनिट पे। जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड डीएनए के टूटते जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, स्ट्रक्चरल साइट पे या स्ट्रक्चरल जीन वाले पार्ट पे आरएनए बनता जाता है, चेन लंबी होती जाती है, चेन का लंबा होना इलॉन्गेशन, और जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है, जिस पॉइंट पे खत्म हो जाता है उसको हम कह देते हैं टर्मिनेशन। टर्मिनेशन रो फैक्टर की वजह से होता है और इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर की वजह से होता है। प्रमोटर को सिग्मा की जरूरत है और टर्मिनेटर को रो फैक्टर की जरूरत है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स।